नमस्कार सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीयूष मिश्र 13 पर। और आज हम बात करने वाले हैं वेद व्यास के महाभारत का जो 63वां विषय है और वो है गायों का हरण। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। और चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैं पता है पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि कीचक का मृत्यु हो गया था और उसके बाद पूरे ही विराट के जो पूरा जो शहर था, जो राज्य था, वहीं पर पूरी तरह से भय हो गया था। और यही सब जो लोग थे, नगरवासी थे, वो अभी भय में रहने लगे कि अगर हम कुछ भी गलत काम करेंगे तो शैलेंद्र के जो पतिगण है, गंधर्व पतिगण है, वो तो बहुत ही बुरी तरह से हमें दंड देंगे। और सब नगरवासी ये भी कहने लगे कि जब तक शैलेंद्र यहाँ पर है तभी तक ना नगरवासी ना ये नगर कुछ भी सुरक्षित नहीं है। विराट राजा भी सबके साथ ही इस बात पर सहमत हुए और उन्होंने जल्द ही शैलेंद्र को यहाँ से जाने के लिए कहा। तो अज्ञातवास अभी समाप्त होने के लिए बस 13 दिन ही बाकी थे और सुदर्शन ने शैलेंद्र को बुलाकर कहा, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत संतुष्ट हुआ हूँ, पर मत्स्य राज्य के जो नगरवासी हैं वो कीचक के मृत्यु के बाद वो बहुत मतलब भयभीत हो गए हैं और वो चाहते नहीं कि वो तुम्हारे सौंदर्य को भय कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी तुम्हारे सुंदरता से मोहित हो सकता है और फिर तुम्हारे गंधर्व पतिगण उनका बहुत बुरा हाल कर सकते हैं। इसलिए सब नगरवासी चाहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर द्रौपदी ने कहा कि महारानी, आपने मुझे आश्रय दिया यहाँ पर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूँगी, पर मुझे बस और 13 दिन रहने का अवसर दीजिए, क्योंकि मेरा गंधर्व पतिगणों का उसके बाद व्रत समाप्त हो जाएगा 13 दिन के बाद। और फिर वो यहाँ पर मतलब मैं फिर उनके साथ चली जाऊँगी और वो राजा को भी संतुष्ट करेंगे और फिर उसके बाद मैं चली जाऊँगी अपने पतियों के साथ। तो सुदेशना ने यही बात सुनकर यही सोचा कि अगर शैलेंद्र के विरोध में हम गए तो फिर से गंधर्व पतिगण कुछ हमारा बुरा हाल कर सकते हैं, इसलिए वो राजी होगी इस बात पे। और उसके बाद यही हुआ कि द्रौपदी को यानी शैलेंद्र को वहाँ पर रहने की अनुमति मिल गई। और इसी बीच आपको तो पता है, क्योंकि अज्ञातवास चल रहा था और दुर्योधन ने अपने जो भी गुप्तचर है उनको भेजे थे पांडवों को ढूंढने के लिए। तो उसी समय गुप्तचर ने आकर बताया, मतलब दुर्योधन को बताया कि पांडवगण कहीं पर भी नहीं मिले। और क्योंकि ये जो 13 साल के शुरुआत से ही ये ढूंढ रहे थे, गुप्तचर सब पांडवों को ढूंढ रहे थे, पर फिर भी मिल नहीं रहा था, कोई भी मिल नहीं रहे थे। और दुर्योधन अभी इससे तो चिंतित, मतलब दुर्योधन को ये लगा कि शायद वो कहीं पर मर गए हैं, मतलब क्योंकि इतने समय तक वो सन्यासी के वेश में रहे, इसलिए हो सकता है कि कहीं पर वो सटीक रूप से आश्रय ना पाकर वो उनकी मृत्यु हो गई है। और यही बात सुनकर दुर्योधन बहुत खुश हो गए, क्योंकि अभी वो सारा राज्य उनको मिलेगा। और दुशासन ने भी यही कहा कि पांडवगण और लौटेंगे नहीं। पर द्रोणाचार्य ने कहा कि युधिष्ठिर अत्यंत सदाचारी है और धार्मिक है और उनके भाई भी उनको मानकर चलते हैं और वो बहुत ही बलवान है हर कोई, और वो इस प्रकार मरना तो असंभव है। और 13 साल समाप्त होने के बाद वो अवश्य यहाँ पर आकर पहुँचेंगे। तो द्रोण के बाद में पितामह भीष्म और कुलगुरु कृपाचार्य भी सहमत हुए और पांडव को एक और बार अच्छे से ढूंढने के लिए करने परामर्श दिया और विभिन्न प्रकार के जो गुप्तचर थे उनको भेजने का प्रस्ताव दिया। और फिर सब गुप्तचर चले गए और इसी समय खबर आकर पहुंची कि मत्स्य राज्य के जो सेनापति कीचक है वो एक परम सुंदरी के प्रेम में पड़ी थी और उसके कारण गंधर्व पतियों ने आकर कीचक का वध किया है। और कीचक का वीर तो वो विश्व भर में ही प्रसिद्ध था और उनको हराने का सामर्थ्य सिर्फ 2 लोगों का ही था, वो था भीम और बलराम। तो दुर्योधन और जितने भी उनके भाईगण थे सबको यही लगा कि मतलब उनको ये संदेह हुआ कि हो सकता है कीचक को मारने वाले भीम ही होंगे और वो जो परम सुंदरी कन्या है वो द्रौपदी है। तो दुर्योधन ने अपना संदेह प्रकाश किया पूरी तरह से। उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि पांडवगण विराट नगरी में ही है और वहाँ पर हमें अभी अगर हमें उनको ढूंढना है तो हमें मत्स्य राज्य के ऊपर आक्रमण करना होगा। और उसके लिए पांडव से अगर हम युद्ध करेंगे तो अगर हम उनको पकड़ लेंगे, मतलब अगर हमारा संदेह ठीक हुआ तो हम उनको पकड़ लेंगे और उनको फिर से 12 वर्ष का वनवास लेना होगा और हम बिल्कुल सफल होंगे हमारे उद्देश्य में। और हमें काम करते हैं कि हमें जैसे पता है कि मत्स्यराज अपने गायों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, बहुत सारे गायों के लिए प्रसिद्ध है और हम उनके गायों को हरण करने की सोचते हैं
और इसी समय त्रिगर्त देश के राजा सुशर्मा आकर कौरवों के राजसभा पर पहुंचे और उनकी भी शत्रुता थी विराट राजा के साथ पहले से ही। तो उन्होंने कहा मत्स्य देश के राजा तो मेरे भी बहुत बड़े शत्रु हैं और कीचक ने बार बार हमें हरा कर अपमानित किया है, अभी तो उनके पास कुछ भी शक्ति नहीं बचा, तो अभी उनको आक्रमण करने का सबसे सटीक समय है। और हमें काम करते एक योजना बनाते हैं कि हम जो त्रिगर्त देश के जो भी सेनागण हैं हम दक्षिण से आक्रमण करेंगे और आप जो कुरुगण हैं आप उत्तर की दिशा से आप आक्रमण कीजिए जो मत्स्य देश के ऊपर। और कर्ण भी इस प्रस्ताव से सहमत है और इस आक्रमण के लिए अभी प्रस्तुति शुरू हो गई। और इस योजना के मुताबिक भी त्रिगर्त देश के सैन्यगणों ने दक्षिण की ओर से विराट राज्य की ओर आक्रमण किया और उन्होंने आक्रमण किया और जो गायों को हरण करने लगे और जो फसल भी है उसको नष्ट करने लगे बहुत बुरी तरह से। और गोपालगण भी जो थे वो भय से वो राजा की ओर चले गए ये संवाद सुनाने। और वहाँ पर भी यहाँ पर जैसे कि विराट राजा क्योंकि कीचक का जो अभाव है वो पूरी तरह से अनुभव कर रहे थे और उनको लग रहा था कि अभी देश थोड़ा कमज़ोर हो चुका है, पर फिर भी राजा होने का दायित्व यही है कि आप प्रजा की रक्षा कीजिए। और वो वृद्ध है फिर भी उन्होंने अपने उन्होंने आदेश दिया कि उनके रथ और जो भी हाथी जो भी सैन्यगण है उनको प्रस्तुत किया जाए। तो वो और इसी समय युधिष्ठिर जो कि कंक के नाम में वहाँ परिचित थे, उन्होंने राजा का जो दुख है या जो चिंता है वो जान पाए और उन्होंने कहा कि महाराज आप भय मत कीजिए, मैं खुद युद्ध विद्या जानता हूँ और आपके लिए युद्ध करूँगा। और इसके मेरे अलावा जो आपके रसोई है बल्लभ और अश्वपाल जो अश्व की देखभाल करते हैं धर्मग्रंथी और गोपाल तंत्रीपाल जो कि नकुल और सहदेव जो थे वेश बदल कर वो सब भी युद्ध विद्या में पारंगत है और वो भी आप उनको भी प्रस्तुत होने के लिए कहिए। तो क्योंकि विराट राजा तो अपने आप को असह्य मान रहे थे, अभी तो उनका खुशी का ठिकाना ना रहा और उन्होंने तुरंत ही कहा कि जो जितने भी बल्लभ थे धर्मग्रंथी उन सबको आदेश भेजा कि वो प्रस्तुत हो जाए। और ऐसे ही सेना लेकर विराट राजा निकल पड़े। पर आखिर में विराट के सैन्यगण त्रिगर्त सैन्य के आगे के शक्तिशाली आक्रमण के आगे नहीं रुक पाए और क्योंकि त्रिगर्त सेना बहुत शक्तिशाली थी और त्रिगर्त राजा सुशर्मा और विराट के बीच में एक द्वंद्व युद्ध भी हुआ जहाँ पे कि विराट पराजित हुए और बंदी किया गया उनको। और उसी समय सुशर्मा भी अपना जो जीत है उसको जो विराट राजा के ऊपर उन्होंने जीत हासिल की उस पर भी वो खुश होने लगे और यही देखकर विराट के सैन्यगण भी भागने लगे। फिर युधिष्ठिर ने भीम को कहा देखो भीम तुम ही अभी रक्षा कर सकते हो विराट राजा की और जाओ, पर एक और बात तुम अपना बल ज़्यादा मत प्रयोग करना क्योंकि उससे यही पर यहाँ पे जब उन्होंने आदेश दिया कि भीम को जाने के लिए भीम तुरंत ही जाकर उन्होंने एक पेड़ उखाड़ कर रख दिया वहाँ पर गुस्से के मारे। पर युधिष्ठिर ने कहा कि ऐसा मत करो, इससे हो सकता है कि शक हो जाए कि तुम भीम हो। तो फिर भीम युधिष्ठिर की बात मानकर चले गए सुशर्मा के साथ लड़ने के लिए और वो तो बच्चों का खेल था, भीम के लिए आसानी से उन्होंने सुशर्मा को हरा दिया और फिर उनको जमीन पर उनको फेंक दिया बहुत ही बुरी तरह से। और भीम के आक्रमण से त्रिगर्त राजा पूरी तरह से धराशायी हो गए और फिर विराट राजा को लेकर चले आए भीम और इसी प्रकार जो विराट राजा थे वो विजयी हो गए इस युद्ध में, जो त्रिगर्त राजा के साथ जो युद्ध चल रहा था। पर इसी समय उत्तर दिशा से गोपाल ने खबर दिया कि कौरव सेना उस तरफ से आक्रमण कर रहे हैं और वहाँ से उन्होंने 60,000 उन्होंने गाय हरण कर लिया है। और यहाँ पर जो गोपालों के हम कह सकते हैं जैसे एक स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं एक मुख्य होते हैं, तो उसी प्रकार गोपालोगण के जो मुख्य थे वो थे युवराज उत्तर जो कि विराट राजा के पुत्र थे। और उन्होंने यानी गोपालगणों ने आकर उत्तर से कहा कि हे युवराज अभी कौरव सेना ने उत्तर दिशा से हमारे ऊपर आक्रमण कर लिया है, आप कृपया करके आप वीर राजा के वीर पुत्र हैं, आप कृपया करके हमारी रक्षा कीजिए। तो क्योंकि वो गोपाल के वो मुख्य थे तो उन्होंने कहा ठीक है मैं प्रस्तुत होता हूँ, पर उससे पहले मेरे रथ को चलाने के लिए मेरे रथ के जो घोड़े हैं उनको चलाने के लिए एक बहुत ही साहसी सारथी की आवश्यकता है। और अगर एक सही सारथी मुझे मिल गया तो मैं अकेले ही कौरव के सैन्यगणों को मैं पूरी तरह से नष्ट कर सकता हूँ और कौरव सेनापति मेरा युद्ध देखकर मुझे अर्जुन के समान एक योद्धा मानेंगे। और यही बात जो उत्तर की ये नगर के जो नारियाँ थी उनको पता चली और उन्होंने वहाँ पर शैलेंद्र भी ये बात सुने थे। तो शैलेंद्र ने तुरंत जाकर विराट राजा की जो पुत्री थी उत्तरा उनको जाकर ये संदेश दिया और उन्होंने कहा
कि कौरव सेनागण ने तुम्हारे ऊपर राज्य के ऊपर आक्रमण किया है और युवराज उत्तर उनसे लड़ने के लिए अभी प्रस्तुत हो रहे हैं, तो उनको अभी एक उचित सारथी चाहिए। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप युवराज को जी मतलब द्रौपदी ने यहाँ पे उत्तरा से कहा कि आप उत्तर को जाकर कहिए कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो बृहन्नला मतलब उत्तरा को सिखा रही थी नृत्य, जो मतलब अभी शैलेंद्र ने उत्तरा से यही कहा कि जो बृहन्नला तुम्हें सिखा रही है नृत्य, वो बहुत बार अर्जुन की सारथी रह चुके हैं युद्धों में। और ऐसा भी मतलब सुना गया है, मतलब मैंने सुना है कि बृहन्नला ने धनुर्विद्या भी सीखी है अर्जुन से। तो आप जाकर जल्दी बृहन्नला से कहिए कि वह रथ चलाने के लिए जल्द से जल्द प्रस्तुत हो जाए। और इसलिए उत्तरा तुरंत ही अपने भाई के पास भागे हुए चली गई और उन्होंने कहा कि युवराज, पांडव के गृह में पांडव के जो कक्ष में या उनके जो महल में शरिंद्र कुछ दिन के लिए रही थी, ये आप जानते हैं। और वो कह रही है कि बृहन्नला ने अर्जुन से धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की है और वो अर्जुन के सारथी के रूप में भी बहुत युद्धों में गए हैं। और आप जल्दी ही उनको सारथी के रूप में ग्रहण कीजिए और कौरवों को परास्त करने कीजिए और मतलब अपना जी जान लगाइए और कौरवों को परास्त कीजिए। तो जब युवराज इस बात से राजी हो गए तो उत्तरा तुरंत ही नृत्यशाला की ओर भागी चले गई और वहाँ पर उन्होंने बृहन्नला से भी यही निवेदन की कि आप कृपया करके उत्तर मेरे भाई उत्तर के सारथी बनिए और कौरवों को पराजित करने में हमारी सहायता कीजिए, क्योंकि कौरवगण हमें चारों ओर से आक्रमण कर रहे हैं। और यही बात और शैलेंद्र ने मतलब मुझको आपके बारे में बताया कि आप बहुत अच्छे सारथी मतलब आपने धनुर्विद्या प्राप्त की है अर्जुन से, और आप रथ भी बढ़िया तरीके से चला सकते हैं, आप अच्छे सारथी हैं। तो अर्जुन ने उन्होंने हंसकर उत्तर दिया कि राजकन्या, संगीत विद्या और युद्ध विद्या दोनों एक चीज़ कभी नहीं है। मैं तो अभी नाच गाना यही सभी कर सकता हूँ, इसमें मैं पूरी तरह से निपुण हूँ, पर युद्ध विद्या में मैं क्या ही कर सकता हूँ। पर फिर भी क्योंकि मत्स्यराज संकट में है, मैं अपना पूरी तरह से मैं अपना जी जान लगाकर मैं सारथी बनूंगा और अब मत्स्यराज को मैं बचाने की कोशिश करूंगा और मैं सारथी बनूंगा। तो यही कहकर बृहन्नला तुरंत ही राजपुत्र उत्तर के पास गए और वहाँ पर और उन्होंने जानबूझकर अपने आप को ऐसे दिखाया कि वो सारथी काम में पूरी तरह से वो इनएक्सपीरियंस्ड है या अनभिज्ञ है। और उन्होंने ऐसे मतलब उन्होंने जानबूझकर यही किया कि उन्होंने वो जो कवच होता है पहनने के लिए सारथियों का, या सारथियों का जो वस्त्र होता है, उसको जानबूझ के उल्टा पहना और पास में जो भी लोग थे वो देखकर हंसने लगे। पर फिर उत्तर ने आकर उनको सिखाया कि कैसे क्या पहनना होता है। और उन्होंने कहा कि और उत्तर ने अर्जुन मतलब बृहन्नला से कहा कि भय मत करो, कौरव के साथ अभी जो युद्ध होगा उसमें मैं अवश्य विजयी होऊंगा और तुमको भी रक्षा कर लूँगा। तो उत्तर के साथ फिर रथ में अर्जुन चले गए और अर्जुन ने मतलब ये जैसे हमने अभी ऐसा एक मज़ेदार इंसिडेंट देखा कि कैसे अर्जुन ने गलत पहना था अपने जो वस्त्र को, ऐसे बहुत सारे मजाकिया घटना हुए। पर फिर भी जब अर्जुन सारथी के रूप में बैठ गए तो वो सब देखकर ये जान के कि ये बहुत ही दक्ष पूरी तरह से निपुण सारथी है और ये बड़े तरीके से सारथी का काम कर सकते हैं, ये सबको विश्वास हो गया। और फिर इसी प्रकार बृहन्नला उत्तर के साथ चले गए, मतलब रथ को चलाकर चले गए युद्ध के लिए। तो आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छा लगा। हाँ, और जो पिछला, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लेट में आ रहा है, तो पिछला वाला जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा ताकि ये स्टोरी मतलब लिंक होकर रहे और आपको स्टोरी में कुछ कन्फ्यूजन ना रहे। और आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।